नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट देख रहे थे। जो हॉस्टल वार्डन में आपका 10 नंबर का नया पार्ट जुड़ा हुआ है बाल मनोविज्ञान का, उसका एक क्लास हमने कल कर चुका है। ठीक, वो अपलोड हो गया था। आज उसकी सेकंड क्लास है। देखिए, ये जो दोनों क्लास है ना, बहुत से स्टूडेंट कमेंट में मैंने देखा कि डाउट पूछ रहे थे कि ये इसी पे यूट्यूब पे चलेगी या एप्लीकेशन पे चलेगी करके, तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। ये जो क्लासेस है आज और कल कल और आज की क्लासेस डेमो क्लास है। आपकी जो क्लास है वो आपकी CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करेंगे और कल से वो क्लासेस जो है वो ऐप में चलेगी। वहाँ पर आप वार्डन का अलग से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अलग से बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 199 में चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है और हॉस्टल वार्डन का 999 999 में अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप नीचे आपको ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन डलवा दूंगा उसका, और यहाँ पर आपको कमेंट के फर्स्ट कमेंट में भी आपको वो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डलवा दूंगा। वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो फर्स्ट नंबर में कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, तो आज की क्लास और डेमो क्लास है, आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर आज की क्लास। देखिए, एक क्लास पहले ही हो चुकी है जिसमें मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले मैंने ज्ञान, मनोविज्ञान, फिर बाल मनोविज्ञान क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे PDF नोट्स भी मिलेगा। वो PDF मतलब आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, डिटेल में PDF नोट्स मिलेगा। MCQ भी में हम लोग, अब देखिए आज की क्लास में मैं जीन पियाजे का सिद्धांत बताने वाला हूं आपको। अब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो सारे आप देखेंगे, चाहे CGTET हो, चाहे अदर स्टेट का TET एग्जाम हो, चाहे CTET हो सेंट्रल लेवल का, या फिर आप देखेंगे शिक्षक भर्ती का कोई भी पेपर हो, कई सारे पेपर में जीन पियाजे के सिद्धांत से कुछ सवाल आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, विकास वाला, वो वाला भी मैं पार्ट पढ़ाऊंगा। शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था किसको बोलते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे का सिद्धांत और कोलबर्ग का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो है हर पेपर में आता है। मैं निश्चित तौर पे आपको बोल रहा हूं, आज के क्लास से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। लगभग लगभग इतना इंपॉर्टेंट है आज का जो सेशन है वो। और इसके साथ साथ मैं आपको MCQ भी करवाऊंगा ताकि आपका अच्छे से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिए बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, और एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें कल बताई थी, कल कुछ हिस्सा जो छूटा था वो कल कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कल का कुछ हिस्सा जो हम लोग का छूटा था मैं वो आपको बता देता हूं। ठीक, देखिए, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यहां पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मैंने पहले कल एक्सप्लेन कर दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे विकसित करता है। जैसे कि उसको कोई चीज को हासिल करना है, कोई चीज को, जैसे कि टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, उसको लेना है, तो वो समझ जाएगा कि मुझे चल के जाना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा। तो वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, सबसे पहले ऐसे उल्टा लेट रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, चलना चालू कर रहा है। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा। जैसे कि इसको इंटरेस्ट है किसी चीज के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उस चीज को करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, स्टेथोस्कोप लगे, जैसे डॉक्टर पे कोई इंटरेस्ट आ गया किसी को, तो वहां पे धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है वो चीजों को करना। जैसे किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो कुकिंग वाले खिलौने को खेल रहा है। इस तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चा धीरे धीरे वो प्रयास करना चालू कर देता है शारीरिक रूप से। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे के व्यवहार से उसका मन का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे कि बच्चा मुंह खोल रहा है तो आप समझ सकते हैं, ये उसकी मम्मी को ये समझ में आ जाएगा कि या तो ये पानी चाहता है, या तो ये छोटा सा बच्चा है तो दूध पिएगा, तो वो दूध पीना चाहता है, भूखा है, या पानी चाहता है। तो इस तरीके से क्या बालक के मन में चल रहे, या क्या बोल रहा है, व्यवहार के आधार पर बालक की मनोदशा का आसानी से जानकारी ली जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। इसको मैं कल बता चुका हूं व्यवहारवादी सिद्धांत को। ये तो दूसरा सिद्धांत था। तीसरा महत्वपूर्ण आयु समूहों का सिद्धांत है। यहां से हम लोग चालू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण आयु समूहों के सिद्धांत कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, आयु समूहों में बांट दिया है बच्चों के विकास को। मतलब जब, और आयु समूह के आधार पर बांटा है। जैसे कि
प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, मतलब कि बच्चा जब नया जन्म है तो वो उसका कैसा रहेगा फिजिकली, है ना। देखिए, मानव विकास से संबंधित व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने जो मान्यताएं दी हैं उनसे कुछ निश्चित काल विभाजन किए गए हैं। मनोविज्ञान में अवस्थाओं की अपेक्षा काल को अधिक महत्व दिया गया है और विशिष्ट अवस्था से गुजरना बालक का स्वाभाविक लक्षण है। अब यहाँ पे काल के आधार पर विकास को बांट दिया गया है। अब ये तुरंत जन्म हुआ बच्चा इस तरीके से होगा, उसके बाद जो 0 से 28 दिन, बच्चा जब जन्म लिया उससे 28 दिन तक उसका फिजिकल ऐसा होगा, 28 से 23 मंथ तक ऐसा होगा, तो उसके विकास को काल में बांट दिया गया है। उसी को कहा जाता है आयु समूहों का सिद्धांत। और यहां पर ना आयु समूहों के सिद्धांत को मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, यही चीज को यहां पर बांट बोला गया है। ठीक, आगे देखते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? अब संज्ञान, इस वर्ड को समझना पड़ेगा आपको, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा तब। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा जो रहता है वो समझना भी चालू कर देता है। इसका मतलब क्या है? जब वो कोई भी चीज उसको करना है, अचानक से कोई परिस्थिति उसके सामने आती है, तो उसको कोई परेशानी उसके सामने आती है, तो उसको तोड़ तोड़ के क्या करता है, वो रिएक्ट करना चालू करता है। जैसे कि उसके सामने ये एक डरावना सा हाथ आ गया, देखिए ये हाथ दिख रहा है, तो उसको डर लगा, तो डर लगने पर तुरंत नहीं भाग जाएगा, वो पहले क्या करेगा, सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहला रिएक्शन उसका आंख को बंद कर लेगा। वो आंख को बंद करने के बाद थोड़ा पीछे हट जाएगा, वो थोड़ा पीछे हटने के बाद थोड़ा देखेगा कि अब ज्यादा खतरा है, तो वहां से क्या करेगा, रन अवे, भाग जाएगा वहां से। तो क्या किया, अपने सामने आने वाली परिस्थितियों को, अपने सामने आने वाली परेशानियों को बच्चे ने पार्ट पार्ट के टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। कुछ डर तो उसका दूर हो गया जब उसने आंख बंद कर दिया, कुछ डर उसका थोड़ा सा दूर हुआ, अपने आप को उसने सुरक्षित महसूस किया जब वो 2 कदम पीछे हटा, और कुछ डर उसका कम होगा जब वो भाग जाएगा और उससे दूर हो जाएगा इस डरावने हाथ से। तो बच्चा क्या करता है, जब भी उसके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो तोड़ तोड़ के उसको क्या करता है, उसको हल करने की कोशिश करता है। यही है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी हैं, ये मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी, उनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। टुकड़ों में तोड़कर हल करने में सक्षम होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है। 5वां है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई भी बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य विकास होता है पहले, फिर विशिष्ट होता है। जैसे कि कोई भी क्रिकेटर बनता है या कोई एथलीट है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो धीरे धीरे चलना, जब दौड़ना आपको चालू करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। आप पहले ही दिन 2 किलोमीटर दौड़ देंगे तो पैर पूरा पकड़ लेगा, दूसरा दिन दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जल्दी जल्दी चलो। जब भी आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे बोलेगा कि शूज पहनो और जल्दी चलो, उसके बाद धीरे से थोड़ा दूर तक दौड़ो, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा दूर तक दौड़ो, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर दौड़ो। धीरे धीरे कोई चीज को आप एक्सेप्ट करो, एक साथ नहीं करना है। तो यहां पर विकास पहले सामान्य, मतलब जो डेवलप होगा आपका पैर जो होगा, आपकी मांसपेशियां जो दौड़ने के लिए सक्षम बनेंगी, पहले धीरे धीरे पहले सामान्य रूप से सक्षम बनेंगी, फिर उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। तो कोई भी जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसेन बोल्ट बन जाओगे। तो उसी तरीके से कोई भी चीज सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ती है, ये चीज इसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या थे, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत थे। क्या थे, बाल मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आपको अगर सवाल पूछेगा तो आप बना लोगे कि नहीं, कि निम्न में से कौन से बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत नहीं है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिया तो यहां से आप लगा सकते हो। ठीक, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत। यहां पर मैं आपको बता देता हूं बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, फटाफट देखते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य बालक पर केंद्रित होता है, अर्थात बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहारों का अध्ययन कर उसके मन का अध्ययन किया जाता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान का महत्व बालक के विकास के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। आप ये सब जानते हैं, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उसके मन का अध्ययन किया जाता है कि जब वो अपने सामने परिस्थितियों को देखता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को देखता है, तो उसका मन किस प्रकार से चेंज होता है, उसी चीज का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है, जिससे उस बच्चे की प्रकृति को समझा जा सके कि उसको किस एज में क्या चीजें सही तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बड़ा होकर वो एक बेहतर नागरिक बन सके, जो समाज को और बेहतर दिशा में ले जा सके। उस चीज को करने के लिए बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बचपन से ही चालू होता है। ठीक, अगर आपका बचपन खराब गया है, बचपन आपका अगर कहीं बेकार लोगों के साथ गया है, तो बड़े होकर आप बहुत ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन बच्चा जो होता है ना, जो बच्चा होता है, बोलते हैं ना बाल मन, वो भगवान का रूप होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके मन में छल कपट ये सब भावनाएं नहीं होती हैं।
बच्चा जो होता है वो निष्कपट होता है, निश्चल होता है, एकदम ब्लैंक होता है, एक कैनवस की तरह, कोरे कैनवस की तरह, उसमें आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपके साथ 10 प्रकार की भावनाएं आपके दिमाग में पहले से दिमाग में भरी होती हैं। अब उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज डालोगे तो वो सीखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। बच्चे चीज में अगर आप बच्चे में अगर कहीं संस्कार डालेंगे वो जल्दी सीखेगा। अगर बच्चा अगर बदतमीज हो गया है, बड़े होकर आप उसमें संस्कार डालेंगे, वो संस्कार जल्दी वो नहीं सीख पाएगा। तो वही तरीके से इसीलिए इसका एनालिसिस किया जाता है कि किस समय क्या चीज बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, अगर बालक के व्यवहारों का अध्ययन ठीक प्रकार से किया जाए तो उसको एक नई दिशा में विकास करके उसे एक सक्षम प्राणी के रूप में विकसित किया जा सकता है। यही महत्व है बाल मनोविज्ञान का। अगर सही तरीके से उसको क्या किया जा सके, अध्ययन ठीक प्रकार से किया जा सके कि 5 साल का बच्चा इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो उस प्रकार नॉर्मल बच्चा कैसे व्यवहार करेगा 5 साल का। अगर एक बच्चे का व्यवहार नॉर्मल बिहेवियर से अलग है तो उसको ठीक ट्रैक पे लाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि 5 साल का बच्चा कैसा व्यवहार करता है, 10 साल का बच्चा कैसा व्यवहार करता है, कब बच्चा रोता है, कब बच्चा हंसता है। ये पता रहेगा तब ना आप देख पाओगे कि ये बच्चा, इसको दिक्कत है, ये अगर यही इस टाइम पे ये काम नहीं कर रहा है तो इसमें दिक्कत है। क्योंकि सामान्य बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, 5 साल की आयु में ये काम करते हैं। ये पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन से पता चलता है। तो इसी तरीके से दूसरे सेकंड पॉइंट में बताया गया है, ताकि आप उसको एक नई दिशा में, अब जो बच्चा है वो सामान्य परिस्थिति में व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको आप क्या करो, कुछ प्रयोग करके सही दिशा में ले आओ। यही सब चीजें। सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपको प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा और प्रॉब्लम को ढूंढना ही है रिसर्च, बाल मनोविज्ञान। ठीक, चलो थर्ड पॉइंट, बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही छात्र छात्राओं को समय समय पर निर्देशित किया जाता है। इसके द्वारा छात्र छात्राएं अपने कौशल का विकास करते हैं। देखो, समय समय पे क्या किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये चीजें सही हैं, ये करना है। ये बताएंगे तभी तो इसके स्किल का डेवलप होगा। जैसे कि आप एथलीट बनना चाहते हैं तो आपके दौड़ने का एक क्रम रहेगा। अब जो मेन एथलीट है, जो अभी आज के डेट में एथलीट है, उन्होंने क्या गलतियां की थी और वो किस तरीके से दौड़े थे, तो एक पैटर्न होता है ना, चीजों का एक प्रोसेस होता है। तो आप दौड़ के बारे में अगर रिसर्च किए हैं पहले से, तो जो आपके ट्रेनर रहेंगे उनको पता रहेगा। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि आपको ये इस समय पे ये चीजें, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अभी पेपर में 1 महीना अगर बचा है तो 1 महीने में आपको यहां से ज्यादा सवाल आता है, इस सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। पढ़ना तो आपको ही है, तो मेरे को पता है ना, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो उसी तरीके से समय समय पर क्या करूंगा, मैं आपको निर्देशित करूंगा। तो निर्देशित करूंगा, जैसे बाल मनोविज्ञान को ये पढ़िए, ये ना पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने 15 साल के पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। तो इसलिए तो मैं आपको निर्देशित करूंगा, जिसके द्वारा आप क्या कर सकेंगे, अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे, जिससे आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो इस तरीके से समझो इसको, थर्ड पॉइंट को। ठीक, चौथा पॉइंट, ज्ञान के द्वारा, तो बल मनोविज्ञान का ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार का भले भांति अध्ययन हो जाता है, जिससे बालक के लिए अनुकूलित वातावरण निर्मित कर दिया जाता है, जिससे वह अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेता है। अब आपको पता चल गया कि यहां पर क्या होगा, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उसको, तो उससे क्या होता है, व्यवहार का भली भांति अध्ययन हो जाता है। अब देखो, बाल मनोविज्ञान का आपने अध्ययन किया तो आपको पता चल जाएगा कि 5 साल का बच्चा किस माहौल में क्या करता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, 10 साल का बच्चा किस माहौल में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, 2 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या स्किल होना चाहिए आपके पास। आप रिसर्च किए रहोगे तो पता रहेगा। तो बाल मनोविज्ञान में यही रिसर्च किया जाता है, जिससे क्या कर सके आप, क्या उसके बाद एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज आपको पता चल गई है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट इस तरीके से। तो ये चौथा पॉइंट है, तो ये भी एक महत्व है बाल मनोविज्ञान का। पांचवा महत्व है, इसका अध्ययन करके बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में पता लगाया जा सकता है, और बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन हो जाता है, जिससे उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सके। देखो, बाल मनोविज्ञान से आप क्या कर सकते हैं, उसके समस्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप रिसर्च किए हैं तब ना पता लगाएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब बच्चा जैसे लगातार 3 घंटे तक रो रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि 3 घंटे तक बच्चा रोता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उसको भूख लग रहा होगा, या तो उसको टॉयलेट जाना है, अब वो तो वहीं कर देगा, ठीक है, या तो कोई और समस्या है, या तो उसको दर्द हो रहा है। तो अगर 3-4 फैक्टर्स हैं तो उस 3-4 फैक्टर्स से आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि बच्चा क्यों रो रहा है। ठीक, अगर आपको पता ही नहीं तो कैसे करोगे, लेकिन पता लगाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तो वही बाल मनोविज्ञान में वही रिसर्च के बारे में बताया गया। समस्याओं को पता चल गया तो आप उसका निराकरण ढूंढ लोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे मनुष्य में हो चाहे मशीन में हो,
समस्याओं को ढूंढना। समस्या को नहीं ढूंढे हो तो आपको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे आप। ठीक, चलो, तो यही समस्या को ढूंढकर उसको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। अब बेहतरीन चीज में हम लोग आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है आप सबको एकदम बेहतरीन तरीके से? अब देखो, ये तो नॉर्मल चीजें थी, ये बस आपको समझ के आप क्वेश्चन में लगा सकते हो। अब यहां पर से आप देखो, आपको याद भी करना पड़ेगा इसको, और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद मैं इसका एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में अपन लोग पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे देखो, जीन पियाजे जीन पियाजे ने 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान के ऊपर जबरदस्त रिसर्च किया। बाल मनोविज्ञान के ऊपर अच्छा रिसर्च किया और काफी लंबे समय तक इन्होंने रिसर्च किया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का पिता, बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब बाल मनोविज्ञान का इन्होंने, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले इसका जीवन परिचय बताऊंगा। तो देखो, इन्होंने क्या किया, इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड। स्वीडिश नागरिकता इनको प्राप्त थी। स्विट्जरलैंड में इन्होंने रिसर्च किया। स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे इनके, जो उनके गाइडेंस में इन्होंने रिसर्च किया। बाल मनोविज्ञान के ऊपर इनको काफी दिलचस्पी थी, काफी लंबे समय तक इन्होंने बाल मनोविज्ञान के ऊपर रिसर्च किया और एक सिद्धांत दिया। तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है? ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपको। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, है ना? तो ये जन्म वाला नहीं तो नहीं आता है सवाल, लेकिन यहां से अब सवाल बनना चालू होगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और बहुत रिसर्च करके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए अब ये क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है संज्ञान क्या होता है। सबसे पहले देखो ज्ञान क्या होता है। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। साफ, आपको पता है नॉलेज, किसी भी चीज का नॉलेज होना ज्ञान होता है। जैसे कि एक नाइफ है, एक चाकू है, तो पता चल गया आपको, बच्चा है, बच्चे को पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, चाकू बोलते हैं। इसको पता चल गया चाकू होता है, इसको नाइफ बोलते हैं इंग्लिश में। ये ज्ञान है। क्या हो गया? ये ज्ञान है, नॉलेज। लेकिन यहां पर मैं अगर संग जोड़ दूं, संज्ञान, अब इसका मतलब क्या हो गया? समधन ज्ञान। तो समान ज्ञान होगा क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान। इसका मतलब क्या होगा? सम्यक ज्ञान। इंडियन हिस्ट्री में पढ़े हो, जैन धर्म फिलॉसफी में, कि नहीं पढ़े हो? देखो, सम्यक का अर्थ होता है उचित, यानी संज्ञान का मतलब क्या हो गया भाई? संज्ञान का अर्थ क्या हो गया? सम्यक ज्ञान, संधि विच्छेद कर दिए तो सम्यक मतलब उचित होता है, तो उचित ज्ञान, उचित ज्ञान। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? ज्ञान का मतलब मैं क्या बताया कि चाकू है, उसको पता चल गया कि इसको चाकू बोलते हैं, ये ज्ञान है। उचित ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान यानी संज्ञान का मतलब क्या होगा? जब उसको ये पता चल गया बच्चे को कि ये चाकू को हाथ में मैं लगाऊंगा तो हाथ कट जाएगा मेरा, यहां से ब्लड निकलेगा और मेरे को दर्द होगा, जब ये पता चल गया उसको, तो वो कहलाएगा संज्ञान। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया आप लोगों को? देखो, जब कोई चीज को पता चला तो वो ज्ञान, लेकिन उचित ज्ञान मतलब विवेक आ गया उसके अंदर, विजडम डेवलप हो गया उसके अंदर, सोचने की क्षमता डेवलप हो गई उसके अंदर कि भाई मेरे को जब चाकू को मैं अगर कहीं ज्यादा इससे मस्ती करूंगा तो ये मस्ती करने की चीज नहीं है, ये मेरा हाथ कट जाएगा, मेरे को दर्द होगा, ये पता चल गया तो वो कहलाएगा संज्ञान। तो कोई भी चीज के बारे में ज्ञान और संज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान मतलब सिर्फ पता चलना, लेकिन संज्ञान मतलब उचित ज्ञान, मतलब विचार करके जो ज्ञान पता चलता है, चिंतन करने लग गया वो, सोचने लग गया वो, तो वो चीज के बारे में उचित ज्ञान हो गया उसको, सम्यक ज्ञान हो गया उसको। तो संज्ञान का मतलब वो तर्क शक्ति लगाने लग गया कि भाई समझने लग गया, तो समझने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, समझ का विकसित होना, ये कहलाता है संज्ञान। ज्ञान मतलब किताबी कीड़ा रट के पास हो गया, वो ज्ञान।
लेकिन संज्ञान का मतलब वो उस चीज को समझा है, अपने जीवन में इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। तो संज्ञान का मतलब उचित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, तर्क शक्ति से अर्जित ज्ञान, इस तरीके का ज्ञान, तो वो कहलाता है संज्ञान। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फिलोसफी थ्योरी पे उन्होंने बात किया। तो ये मैं आपको क्लियर कट अभी बताता हूं। अभी आपको संज्ञान बता रहा था मैं, ठीक ठीक। चलो तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जीन पियाजे हैं, इनको देख लीजिए आप, इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है अब। तो यहां पर पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था, ठीक, स्विट्जरलैंड के नेउचटेल में हुआ था। स्विट्जरलैंड के नेउचटेल में हुआ था, वहीं पर इन्होंने क्या किया, शोध कार्य किया। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। मन के बारे में अध्ययन किया था तो मानसिक सिद्धांत। इसके 3-4 ठो और नाम है, उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहला क्या नाम है, रचनात्मक मार्ग का सिद्धांत बोलते हैं इसको, रचनात्मक मार्ग। दूसरा विकासात्मक सिद्धांत बोलते हैं इसको, विकासात्मक सिद्धांत भी नाम है इसका। और तीसरा अवस्था का सिद्धांत नाम है इसको, क्योंकि ये अलग अलग अवस्थाओं में क्या करता है, ये सिद्धांत जो है वो अलग अलग अवस्थाओं के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो 3 नाम है इसके, एक रचनात्मक मार्ग, एक विकासात्मक सिद्धांत, और तीसरा है अवस्था का सिद्धांत। ये तीनों नाम को अच्छे से याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको केवल ये बोल के दे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बोल देगा रचनात्मक मार्ग के प्रतिपादक कौन है, आपको बोल देगा विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था, आपको बोल देगा अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता रहना चाहिए वो चीज, ठीक। उन्होंने सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से योगदान जो दिया है, सबसे विस्तृत, सबसे बड़े रूप में और जबरदस्त योगदान जो दिया है वो पियाजे ने दिया है, ठीक। इसीलिए इसको इनको जनक कहा जाता है। जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तकें, अब देखिए इनके पुस्तकों के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ये सवाल भी पूछ सकता है आपको। देखिए पहला, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। आप तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ ही रहे ना, तो देखो इनका 50 से ज्यादा किताब है, लेकिन आपको ध्यान से 3-4 रखना है जो इंपॉर्टेंट है, 3-4 याद रखिए। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, सेकंड द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तीसरा है साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी, साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी। और चौथा है 6 साइकोलॉजिकल स्टडीज, 6 साइकोलॉजिकल स्टडीज, सब में साइकोलॉजी जुड़ा है। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी, और 6 साइकोलॉजिकल स्टडीज। ये 4 बुक को मेन रूप से आप याद रखना। किसी किताब को अगर पूछ दिया तो ये मुख्य रूप से ज्यादा उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, क्या, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब सबसे पहले संज्ञान को समझते हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी को पहले समझा रहा हूं, ठीक है। तो संज्ञान को तो मैं समझा चुका हूं आपको कि भाई क्या, प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, उद्दीपन क्या होता है कल मैं बताया था आपको, जैसे कि कोई एग्जांपल देके बताया था ना, कोई गार्डन में घूमने जा रहा है, कोई जस्ट देखा तो उसको देख के क्या हुआ, सबसे पहले उसके दिमाग में क्या है, कौन है, तो वही वो क्या है, वो प्रक्रिया उद्दीपन है। सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वो संज्ञान है। तो संज्ञान जो ज्ञान ग्रहण करता है वो दूसरे लोग उसको बताते हैं, और बाह्य आसपास के वातावरण को देख के जो ज्ञान, और संज्ञान का मतलब जो उचित ज्ञान जो उसको पता चलता है, जो व्यवहारिक ज्ञान, जो तर्क शक्ति ज्ञान, जो चिंतन करने का ज्ञान उसको पता चलता है ना, वो कहलाता है संज्ञान। ये मैं बता चुका हूं आपको। समस्या समाधान, ठीक है। संप्रत्यक्षीकरण मतलब विचारों का निर्माण, तो वो विचारों का निर्माण करता है कि ये चक्कू है, अब यहां पर वो देखेगा कि इससे कट सकता है कि नहीं कटेगा, तो देखकर सीखना, अब वहां पर देखेगा उसके बाद सीखेगा, आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और यह क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इसको बहुत ज्यादा शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको 10 मिनट पहले अभी बताया हूं संज्ञान का मतलब, वो दिमाग में रखना, ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको संज्ञान का मतलब क्या होता है एक ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलेगा तो कौन आएगा, जीन पियाजे, क्योंकि इस सिद्धांत को इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास इसके अंतर्गत क्या है, गर्भावस्था से आपके वृद्धावस्था तक का विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब संज्ञान विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। अब शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर का मतलब 5 साल
तक का अवस्था जो होता है 5 साल तक से प्रारंभ होकर क्या होता है, अब शैशवावस्था के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा अब आगे। तो शैशवावस्था के बारे से प्रारंभ होकर पूरा जीवन पर्यंत तक चलता है, उसको संज्ञान विकास कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी, देखो 4 अवस्थाओं में समझाया, यहाँ पे देखिएगा 4 अवस्थाओं में समझाया है, ठीक है। अब देखो, पहला संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, जो अब यहां पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो संज्ञान का मतलब समझ में आ गया आपको। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 हिस्सों में बांटा है। 2 साल तक के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद 7 साल तक के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, 7 साल से 11 साल तक के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, और 11 से 18 साल तक के संज्ञानात्मक विकास। 4 पार्ट, उसको अलग अलग नाम दिया है, क्या बोलते हैं उसको। तो जो पहला है वो है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर। क्या बोलते हैं इसको, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। सेंसरी मोटर का मतलब, इसको डिटेल में समझाऊंगा, मतलब बच्चा जो होता है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है, सूंघने की क्षमता डेवलप करता है, देखता है तो देखने से सीखता है, तो वो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा अभी। तो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था में, जब 2 साल तक का बच्चा होता है तो क्या क्या चीजें वो सीखता है देखकर, उसको बताया गया है संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, संवेदी पेशी मतलब उसकी जो पूरे पूरे हाथ पैर और जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस अवस्था को कहा जाता है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशन स्टेज, ये कब से कब तक होता है, 2 से 7 वर्ष के दौरान को कहा जाता है प्री ऑपरेशन स्टेज। ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसको, जीन पियाजे ने कहा कि इसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशन स्टेज। तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ये कहा जाता है 7 से 11 वर्ष तक के अवस्था को, जो विकास होता है बच्चों का, उस विकास को जीन पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक कहा। और 4th नंबर मूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशन, 11 से 18 वर्ष की आयु में जो बच्चे के अंदर विकास होता है उसको जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक विकास कहा, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल क्या कहा, स्टेज बोला। तो 4 स्टेजों में उन्होंने डेवलपमेंट को समझा और लोगों को बताया अपनी किताबों के माध्यम से कि 4 स्टेज में मैं डेवलपमेंट को बता रहा हूं कि इस एज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, और उसको नाम दिया। तो इसको संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। तो 4 ऐसी याद कर लोगे आप, क्या, संवेदी पेशी, संवेदी पेशी एकदम संवेदनशील होता है, संवेदी पेशी। उसके बाद एक आता है पूर्व क्रियात्मक, संवेदी पेशी, पूर्व क्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, खत्म। ठीक, आगे देखते हैं। अब इनको डिटेल में मैं समझाता हूं आपको। देखो पहला संवेदी पेशी एकदम आसान है, देखो मैं एकदम इमेजेस के माध्यम से आपको एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप बाद में अगर कहीं इस फोटो बस को देख लिए ना तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि सर क्या क्या बताए थे। देखो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं इसको, ये 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था होता है। इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, अभी ध्यान से समझो बस। किस अवस्था को बोलेगा कि संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था। यहां पर से नाम से क्या पता चल रहा है भाई आपको, इंद्रिय जनित अवस्था। क्या पता चल रहा है, इंद्रिय जनित अवस्था, यानी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है उसको। कैसे, जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, धीरे धीरे वह आयु के साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। देखो जब बच्चा नया नया न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कुछ नहीं मालूम कि एप्पल का स्वाद कैसा होता है, उसको कुछ नहीं मालूम कि ये वाली सब्जी का स्वाद कैसा होता है। तो अब वो धीरे धीरे उसको टेस्ट करके, धीरे धीरे उसको देखकर वो धीरे धीरे महसूस करता है, यानी उसको खुशबू का भी ज्ञान होता है। धीरे धीरे गंध से समझता है कि मेरी माँ है। शुरू में तो उसका आंख भी नहीं खुलते रहता, लेकिन जब वो माँ के लैप में आता है, वो उनके गोद में आता है, तो उसको एहसास हो जाता है कि ये मेरी माँ ही है। बच्चों को भी इतना ज्ञान होता है। तो वो कैसे, वो स्पर्श से पता चल जाता है उनको, भाई माँ के गर्भ में वो 9 महीना रहा है, उसके बाद वो जन्म लिया है,
और माँ के पास ही ज्यादा समय बिताता है, तो उसके स्पर्श से उसको पता चल जाता है, वो दूसरों के पास जाएगा, उसका आंख भी बंद रहेगा, वो रोना चालू कर देगा। तो उस तरीके से स्पर्श का ज्ञान भी धीरे धीरे होता है। तो जीन पियाजे ने कहा कि ये सारे ज्ञान, ये गंध का ज्ञान, ये स्पर्श का ज्ञान, ये इंद्रिय जनित ज्ञान बोला, और बोला कि ये कब डेवलप होता है, 0 से 2 वर्ष में। ठीक, तो ये सारा ज्ञान कब डेवलप होता है, और इस पीरियड को क्या बोला गया, संवेदी पेशी अवस्था बोला या इंद्रिय जनित अवस्था बोला। अब यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर इसको कुछ नहीं मालूम, ये डर जाता है छोटी छोटी चीजों से। अब छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। अब ये परिचितों को देखकर, मैं वही बताया आपको, मां उसकी परिचित है, पिता उसके परिचित हैं, तो स्पर्श को समझ चुका है वो, और देखकर जान चुका है कि ये अपने हैं मेरे, ये मेरे को प्यार करते हैं, ये इसका समझ में आना चालू हो गया है उसको। तो वो अपनों के पास कंफर्ट रहेगा, लेकिन दूसरों के पास जाएगा तो रोना चालू कर देगा। तो यहां पर अपनों का मुस्कान के साथ स्वागत करेगा, लेकिन कोई अजनबी आ गया तो डर जाएगा। तो ये जो स्टेज है, ये जो प्रक्रियाएं उसके अंदर होती हैं, ये जो उसका रिएक्शन रहता है, वो सारा इस स्टेज के अंतर्गत होता है। इस इमेज से पता चल गया होगा, कोई अजनबी आदमी देखा डर गया बच्चा, तो इस तरीके से। तो क्या क्या डेवलप हो रहा है, इंद्रियों से वो क्या कर रहा है, देखना, सूंघना, पहचानना चालू कर रहा है। इसको कहा जाता है क्या, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चालू होती है 2 से 7 वर्ष तक। क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहा जाता है 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, अवस्था के दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों के माध्यम से वो क्या करेगा, सीखना चालू करेगा। अब वो जान जाएगा कि एक डब्बे के ऊपर एक बॉक्स को, ये जो खिलौना खेल रहा है, ये आता है ना बच्चे लोग का, आप लोग भी खेले होगे अपने बचपन में, ये ऐसा है, तो इसके ऊपर एक तो ये जोड़ दोगे तो ये घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घर, क्योंकि उसने घर का इमेज देखा हुआ है। तो धीरे धीरे इसको ये समझ आना चालू हो जाता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा किसके माध्यम से इस अवस्था में सीखता है, खिलौनों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में सीखता है। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है। शिशु क्या करता है, गिनती गिनना चालू करता है, रंगों को पहचानना चालू करता है, वस्तुओं को क्रम से रखना और हल्के भारी का ज्ञान होता है। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि ये चेयर है, इसको मैं नहीं उठा पाऊंगा, ये मेरे हाथ से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये एक खिलौना है, इसको मैं उठा सकता हूं। ये भार का ज्ञान उसको होना चालू हो जाता है। और क्या ज्ञान चालू हो जाता है, उसको बताया घर बनाना सीख जाता है इस तरीके से। मतलब एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर जोड़ोगे तो घर बन जाएगा, ये पता चल जाता है उसको। गिनती गिनना चालू कर देता है, काउंटिंग चालू कर देता है। बच्चे लोग तुतला तुतला के काउंटिंग करते हैं ना, वही चालू हो जाता है इस समय। माता पिता की आज्ञा मानना चालू कर देता है। माँ बोलेगी बैठ चुपचाप, बैठ जाएगा, उठ खड़े हो तो खड़े हो जाएगा। लेकिन इसके पहले के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को, उसको कोई मतलब नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा वो चीजें। ठीक, तो ये समझ में। तो अब पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना चालू कर देता है। आप नाम बताओगे, तुतला तुतला के जवाब दे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम राहुल है, ऐसा बोलेगा ना तुतला के। तो छोटे छोटे कार्यों में मदद करना चालू कर देता है। जैसे बोलोगे बेटा पानी ला, तो पानी ले आएगा आपके लिए, अगर ला सकता है तो, आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है। अगर आप उसको किसी चीज पे बोलोगे, भाई बोलोगे यूक्रेन और रसिया का वॉर हो गया, उसको क्या पता रहेगा। तो तर्क वितर्क करने के लायक वो नहीं है, क्योंकि संज्ञान का विकास उसके अंदर अभी नहीं हुआ है। ठीक, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए इस स्टेज को बोला जाएगा अतार्किक क्षमता का, अतार्किक चिंतन की अवस्था या खिलौने की आयु। तो इसके अलग नाम को, किस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है, किस आयु वर्ग को जीन पियाजे ने अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा है, यह सारा सवाल आपको पूछा जा सकता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव का मतलब ये मेरा घर है, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा घर है, भाई ये मेरा ही घर है बस। ठीक, और दूसरा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है। मतलब जैसे कि ये उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा खिलौना है। अब उस खिलौने को कोई दूसरा बच्चा लूट के ले जाएगा तो वो क्या करने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। तो उसको क्या समझ में आने लग गया है कि निर्जीव वस्तु है वो, लेकिन उसमें सजीव चिंतन कि ये मेरा है, ये मेरे मम्मी पापा लाए हैं इसको, तो ये मेरा है, ये पता चलना, सजीव क्या चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। और इसी को कहते हैं जीववाद। जीववाद कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन, निर्जीव वस्तुओं को ऐसा समझना कि ये मेरा है। जैसे डॉल होती है, अब उस डॉल को आप बच्चे से छीन के ले जाओगे ना, वो बच्चा रोना मार डालेगा आपको,
फेंक फाक के, तो उसके अंदर एक भावनात्मक लगाव जुड़ाव उससे डॉल से हो गया, तो वो आपको ले जाने नहीं देगा। तो निर्जीव है लेकिन सजीव चिंतन व्यवस्था उस पे विकसित कर चुका है, उसी अवस्था को कहते हैं जीववाद। ठीक, जीववाद। और प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, मतलब उसको क्या करोगे आप, उसको सिंबल के थ्रू आप चीजों को सिखाओगे, प्रतीकात्मक सोच होती है। एप्पल, एप्पल का उसको आप क्या दिखाओगे, एप्पल का डेमो दिखाओगे, भाई इसको एप्पल बोलते हैं देखो, तो वो प्रतीकात्मक, प्रतीकों से सोचना चालू करेगा, वो इमेजेस के फॉर्म में सोचना चालू करेगा, वो कर देता है 2 से 7 वर्ष में। अनुकरणशीलता पाई जाती है, रिपीटेशन, रिपीट करता है चीजों को, कॉपी करता है चीजों को, अगर कोई चिल्ला रहा है तो वहां पे वो भी चिल्लाना चालू कर देगा उसी के तरीके से, तो वो रिपीटेशन देखकर सीखता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, मतलब सेल्फिश होता है थोड़ा सा, कि भाई ये मेरी डॉल है, ये कोई नहीं लेगा, मेरा भाई भी नहीं लेगा, तो वो अहमवादी है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, अहमवादी होता है। यहाँ पे देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो खिलौनों का स्टेज इसी को बोला जाता है। तो इतने सारे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु में ये सारे चीजें हैं, ये पेपर में आ चुके हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, मैं काफी इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज्यादा एग्जाम्पल से हो सके, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो इसको समझिएगा भाई ठीक से, ध्यान से, है ना। तीसरा है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 12 वर्ष का जो समय होता है उसको कहते हैं स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्या होता है, यहां पर देखो, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, मतलब जो बच्चा है वो तर्क करना चालू कर देता है। समझ पा रहे हो आप। अब देखो इसके पहले क्या था, मैं क्या बताया आपको, वो तर्क नहीं कर पा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है वो नहीं कर समझ पा रहा है, अब वो तो बड़ा एग्जांपल हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी तर्क नहीं कर पाएगा, क्या सही है क्या गलत है, विवेक डेवलप उसके अंदर नहीं हुआ है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी स्थूल या मूर्त, तो ये उन चीजों पे तर्क करने का जो प्रत्यक्ष होंगी, जो मूर्त रूप में होंगी, यानी जो सामने होंगी, उस चीजों पे तर्क करेगा। तर्क करना तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन किस पे, 2 तरीके का तर्क होता है, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो इसके बाद वाली होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगी, जो सामने देख रहा है उस पर तर्क करना, ये मम्मी है ये पापा है। अब उसको कोई बच्चे को आके बोलेगा ये मेरी मम्मी है, तो उसे तर्क करेगा, ये नहीं ये मेरी मम्मी है, ये मेरे साथ रहती है, ये मेरे को मेरे लिए खाना बनाती है, ये मुझे नहलाती है। अब तर्क करना चालू कर दिया कि नहीं, तो उसके जो सामने वाला कोई अजनबी आके बोल रहा है कि ये मेरी मम्मी है, तो उससे वो तर्क कर रहा है, लेकिन किसके लिए तर्क कर रहा है, अपनी मम्मी के लिए। किसके लिए, जो मूर्त रूप में है, मतलब जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसके बारे में तर्क कर रहा है। न कि वो बोल दिया कि वहां पे वो बगल में रहती है ना, वो मेरी मम्मी है, ऐसा बोलेगा तो उसको क्या मतलब है, फिर वो तो देख ही नहीं रहे ना उसको। इसलिए उस बच्चे के अंदर तर्क शक्ति डेवलप तो हुई है, लेकिन किस हद तक, कि सामने जो चीजें हैं उस पे मैं तर्क करूंगा, यह शक्ति उसके अंदर डेवलप हुई है। तो इस स्टेज को कहते हैं स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक, तो समझ में आया। ये और इसके बाद वाले में यहीं से कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ध्यान रखना। तो यहां पर चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है, वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना चालू कर देता है, ठीक, और अंतर करना चालू कर देता है, समानता और असमानता बतलाना चालू कर देता है, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना या सीख जाता है। तो वहां पर क्या करेगा वो, अंतर करना, तुलना करना, कि भाई बोलोगे ये जैसे आइसक्रीम लाए, एक तो बड़ा आइसक्रीम है एक तो छोटा आइसक्रीम है, समझ जाएगा बड़ा वाला है, इसमें ज्यादा खाने मिलेगा मेरे को, ये बड़ा चॉकलेट है छोटा चॉकलेट है, बड़ा चॉकलेट को ले लेगा वो, छोटा चॉकलेट को नहीं लेगा वो। अंतर करना समझ जा रहा है, समानता करना समझ जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें जो है वो बच्चे के 7 से 12 वर्ष के डेवलप होती हैं, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो यहाँ सोच रहा है वो, बैठ के सोच रहा है थोड़ा, है ना, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक, 3rd स्टेज, बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। भाई स्कूल जा रहा है अब, तो स्कूल में उसको सिखाएंगे दिन तारीख महीना साल, वो सब सीखने के काबिल हो गया। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उत्क्रमणीयशीलता का मतलब देखो, उत्क्रमणीयशीलता का मतलब क्या होता है, वो अपने डिफेंड करना चालू कर देगा। जैसे कि किचन में पानी है, गिर गया, मम्मी जाएगी, मैंने नहीं गिराया, पलट रहा है वो, अपने आप को क्या कर रहा है, पलट रहा है। उसने गिराया है लेकिन वो नहीं गिराया, या बोल दिया गिराया हूं, लेकिन मम्मी एक हाथ उठाई तो बोल दिया नहीं मैं नहीं गिराया हूं, तो पलट रहा है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, पलावटी अवस्था बोलते हैं, इसीलिए वो अपने को बचाने के लिए उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है उसके भीतर। भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। ठीक, तो भाषा
भाषा और संप्रेषण योग्यता, थोड़ा सा भाषा भी वो सीखना चालू कर देता है, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी अपने लोकल लैंग्वेज सीखना चालू कर देता है। तो चिंतन की अवस्था बोलेंगे इसको। लेकिन किस बात में चिंतन? जो देख रहा है उसके बारे में चिंतन। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, अब ये एक और अवस्था आएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा नंबर का बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है भाई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां पर देखो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त चिंतन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, सॉरी अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। अब देखो, इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ, मूर्त के साथ, मूर्ति नहीं हो, मूर्त हो गई है, अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मतलब जो चीज सामने था सिर्फ उसको चिंता, उसके बारे में तर्क कर सकता था वो। अब जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी, जैसे कि आप उसको बोलोगे कि तुम्हारे पापा जो हैं वो तो क्या बोलते हैं बाहर चले गए, तो वो बताएगा नहीं मेरे पापा ऑफिस गए हैं। ठीक, तो अब उसके सामने उसके पापा नहीं है, फिर भी उसको पता है कि 10 से 5 मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। तो वो जो चीजें उसके सामने नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, उसके बारे में भी वो तर्क करना चालू कर देगा। तो उसको कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद आती है। अब थोड़ा सा और मेच्योर हो गया वो, तब उसके अंदर आएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां सामने नहीं है उसके बारे में भी वो क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है आपसे, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसीलिए तार्किक चिंतन की अवस्था भी से नाम से भी जाना जाता है, किसको? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखना कि यहां पर सोचना चालू कर रहा है कब से? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा क्या करता है? तर्क करना चालू कर देता है। तो आपको सवाल में पूछेगा कि बच्चा किस अवस्था से बच्चे में तार्किक क्षमता का प्रारंभ हो जाता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक, सॉरी यहां पर मूर्त संक्रियात्मक से, मूर्त संक्रियात्मक ये वाली अवस्था से, ये वाली अवस्था से सोचने का प्रारंभ तो हो गया है, लेकिन प्रॉपर सोचना कब चालू करेगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब वो सामने देखी हुई चीज। अब अगर कहीं पूछेगा किसी की अप्रत्यक्ष तार्किक क्षमता कब विकसित हो जाती है, तब ये वाला लगाओगे आप, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि वो जो चीज सामने नहीं है उसको भी देखना चालू कर दे रहा है, उसके बारे में भी तर्क करना चालू कर दे रहा है। तो दोनों में अंतर है। प्रारंभ बोलेगा तो ये, और उसके बाद अगर कुछ प्रारंभ अगर नहीं लिखा है तब ये आएगा। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो इसको और क्लियर कर दूंगा। तो इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, क्योंकि वो जो सामने है उसके बारे में भी तर्क कर रहा है, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी तर्क कर रहा है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब कल्पना के माध्यम से वो दिमाग लगा ले रहा है कि जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो पढ़ के सीख चुका है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है? सपने देख रहा है, ख्वाब देख रहा है कि मैं एक दिन क्या बनूंगा? सिविल सर्वेंट बनूंगा, मैं एक दिन क्या बनूंगा? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम करूंगा। तो वो ये चीज देख पा रहा है, वो है नहीं उसके सामने प्रत्यक्ष, लेकिन वो इस चीज को एज्यूम कर पा रहा है। तो द कैपेबिलिटी ऑफ एजम्पशन एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ये वाला अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज। ठीक, तो यहां पे वो विकास हो गया उसका। तो ये काफी तो 4 स्टेज जीन पियाजे ने इसके बताए हैं। तो ये 4 स्टेजों से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, आप उठा के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमेजेस के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया है। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी पूछ सकते हो। तो 4 सिद्धांत मैंने आज आपको बताए हैं। इसके बाद जीन पियाजे का ये जो विकासात्मक सिद्धांत है उसमें थोड़ी सी चीजें और बची हैं, बहुत सारी थोड़ी चीजें और बताई हैं इन्होंने, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे इसी से रिलेटेड। चलो, अब जितना पढ़े हैं हम लोग उतना मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना तैयारी है आपका। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप लोग? देखो, पॉज करेंगे आप लोग वीडियो को, नीचे कमेंट में आंसर लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे, या फिर मन में बोलो। कमेंट में लिखोगे तो क्या मतलब का? यहां पे मन में आंसर पहले ला लो, फिर उसके चेक करो। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है जिसमें जन्म लेने से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो अमूर्त चिंतन तो भाई लास्ट स्टेज है, भाषा के ज्ञान अर्जन तो सेकेंड लास्ट स्टेज है, इंद्रियों का प्रयोग, अच्छा ये पहला था, 0 से 2 साल बताया था ना, इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, इंद्रियों के प्रयोग से बच्चा सीखता है, देखकर, सूंघकर, जानकर, स्पर्श करके सीखता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलो,
पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है? अब पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की देखो, 2, 4, 5, 6, तो कितनी अवस्थाएं? अभी 4 अवस्थाएं बताई ना मैंने आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी 4। एकदम आसान है, अभी बताया हूं, तो 4 अवस्थाएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, आरंभ कर देता है? किसके बारे में? अब देखो यहां पे अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, मतलब अमूर्त संकल्पना, हाँ मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 12 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष पहला स्टेज है ये, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये दूसरा स्टेज है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो सामने देखता है उसी को देखना चालू करता है, तीसरा अवस्था है ये। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे विषय में तार्किक करना, चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था में चालू कर देता है बच्चा, बताओ? चालू कर देता है, तो चालू तो भाई ये वाले अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किसके बारे में बोला है? अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना चालू कर देता है। मूर्त संकल्पनाओं के बारे में बोलता तो क्या आता? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता, लेकिन अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगा। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा ए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यही इसीलिए क्वेश्चन डाला हूं यहां पे। अब यहां पे क्या आएगा, देखो क्या बोला है? तार्किक रूप से तर्क करना चालू करता है, लेकिन यहां पे अमूर्त की मूर्त नहीं दिया हुआ है। वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ किया, अमूर्त मूर्त कुछ नहीं दिया है। तार्किक चिंतन प्रारंभ कब से करता है? थर्ड स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, ये तो पहला अवस्था हो गया 0 से 2 साल वाला। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है सी, थर्ड स्टेज, वहां से बच्चा क्या करता है? सामने जो चीजें होती हैं उसके बारे में तार्किक करना चालू करता है। और यहां का आते आते पूरा मतलब तार्किक संक्रियात्मक अवस्था में जो यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो लास्ट स्टेज होता है उसमें जो सामने नहीं रहता उसके बारे में भी तर्क करता है। लेकिन क्या बोला है? प्रारंभ तार्किक रूप से करना, चिंतन करना प्रारंभ कब से करता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चालू कर देता है बच्चा, 7 से 11 वर्ष। ये दोनों में समझ में आया अंतर? दोनों क्वेश्चन देख लेना भाई, ठीक है ना। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? देखो, व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद, जीववाद, इसको क्या बोला जाता है? जीववाद के बारे में आपको बताया था हम। जीववाद किसको बोलते हैं? देखो, अपनत्व की भावना विकसित होना, जीववाद का मतलब होता है अपनत्व। अब इस गुड़िया के कपड़े बदल रही है, उसको समझ में आ गया कि इस जीव से उसका लगाव है, ठीक, उस जीव ये मेरा है, एक स्वार्थ का भाव वहां पे निहित हो गया। मैं आपको जीववाद के बारे में इसके बारे में बताया हूं, तो ये इसे है ना, तो जब उसको अच्छे से पढ़ोगे आप तब इसको समझ पाओगे कि क्या आएगा इसका आंसर, जीववाद आएगा। तो यहाँ पर प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, वो क्यों सोच के बदलती है? कि वो मेरी ही गुड़िया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जीववाद का सिद्धांत मैं आपको पढ़ाया हूं, तो ये क्या आएगा? जीववाद आएगा, डी आंसर आएगा इसका। चलो आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? इसे कल ही बताया हूं, जीन पियाजे, कोहेलबर्ग, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट या स्किनर। तो मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताओ? इसका आंसर आ जाएगा विलियम वुंट, मैक्समिलियन वुंट, सी आ जाएगा आंसर। ठीक, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया था? यह भी कल बताया हूं, हिलगार्ड द्वारा, स्किनर द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो यह कहा गया था बी, स्किनर द्वारा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये स्टेटमेंट वाइज भी सवाल आ सकता है आपको। ठीक, तो हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले ईयर के पेपर में आए हुए हैं वो किए हैं, एमसीक्यू भी किए हैं। इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कल से जो क्लास आएगी वो एप्लीकेशन पे आएगी। ठीक, तो सारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, मिलिए आप उससे एप्लीकेशन में। हम लोग शानदार तरीके से इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, कोई भी आपको नोट्स बनाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। और बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचा सकूं मैं।
अपने प्रयास से, तो काफी इसमें कंटेंट को कलेक्ट करने में क्या पढ़ना है, देखो क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, लेकिन उसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए हॉस्टल वार्डन के लेवल के आधार पे आपको किन चीजों को पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये देख के मैं निकालूंगा आपके लिए। तो आप उसको ध्यान से पढ़ते बस जाइए, मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है ये सब्जेक्ट में, और नहीं आएगा उसको मजा परिवर्तित कर देंगे हम, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो उसी में मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग बस साथ देते रहिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और बेहतर कर सके हम आपके लिए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डेमो वीडियो ये आपका ओवर होता है, तो अगले फिर एप्लीकेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।